नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और उनका जो विशाल मगध साम्राज्य था उसका उदय। हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो एक फैसिनेटिंग कहानी बताते हैं। हाँ, कैसे एक साधारण सी पृष्ठभूमि से उठकर किसी ने इतिहास की धारा ही बदल दी। हमारा मकसद बस यही है कि इन स्रोतों से मतलब जो मुख्य जानकारी है उसे समझें, कैसे ये साम्राज्य बना और इसके संस्थापक की कहानी क्या थी असल में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका बचपन कह सकते हैं काफी साधारण था, पर फिर उन्हें एक असाधारण गुरु मिले, चाणक्य। चंद्रगुप्त का जन्म अंदाजन 340 ईसा पूर्व के आसपास, शायद मगध में ही। बचपन तो बिल्कुल आम था। कुछ स्रोत कहते हैं शूद्र कुल के थे, कुछ क्षत्रिय। खैर, असल बदलाव तब आया जब तक्षशिला में उनकी मुलाकात हुई चाणक्य से, कौटिल्य। हाँ बिल्कुल। और चाणक्य ने ही उनकी क्षमता को पहचाना। उन्हें फिर राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति, इन सब की शिक्षा दी। और वो समय भी ऐसा था, काफी राजनैतिक उथल-पुथल थी, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। अब वो शक्तिशाली तो थे, पर कह सकते हैं कि जनता में ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। और उधर उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, करीब 326 ईसा पूर्व। जी। उससे भी एक तरह की अस्थिरता फैली हुई थी। अच्छा। तो ये जो बिखराव था और नंदों की अलोकप्रियता, ये चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए एक मौका बन गया। और इसी मौके का फायदा उठाया चाणक्य की रणनीति ने, है ना? उन्होंने चंद्रगुप्त की मदद की नंद राजा धनानंद को हराने में। करीब 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा हो गया। जी, और इसी के साथ नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत। यहीं से फिर मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। और इसके बाद जो साम्राज्य फैला वो तो कमाल ही है। बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया। हाँ, जबरदस्त विस्तार था। बिल्कुल। और फिर पश्चिम में देखिए, 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उन्हें हराया। हाँ, वो एक बड़ी जीत थी। और संधि हुई जिसके तहत सेल्यूकस की बेटी से विवाह हुआ चंद्रगुप्त का। और सिंधु नदी के पश्चिम का बड़ा इलाका, मतलब आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, वो भी मिल गया। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना फिर आसान काम तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर चाणक्य का रोल फिर से बहुत अहम हो जाता है, खासकर उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र। वो शासन कला पर, अर्थनीति पर एक तरह की गाइड बुक ही है। और प्रशासन की जो व्यवस्था थी ना, वो बड़ी दिलचस्प थी। काफी केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज्ड। केंद्रीकृत मतलब सब कुछ राजधानी पाटलिपुत्र से ही कंट्रोल होता था? हाँ, ज्यादातर चीजें। एक बहुत मजबूत जासूसी नेटवर्क था उनका। अर्थव्यवस्था पूरी तरह रेगुलेटेड थी, टैक्स सिस्टम बड़ा कुशल था। ये जो सेंट्रलाइजेशन था ना, उस पैमाने पर ये पहले नहीं देखा गया था। इसने पहली बार इतने बड़े इलाके को एक नियम के तहत लाया। अच्छा। इसने भारत में कह सकते हैं केंद्रीकृत शासन की नींव रखी। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य बनाने और चलाने के बाद चंद्रगुप्त का अंत बिल्कुल अलग रास्ते पर हुआ। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। हाँ, ये भी एक चौंकाने वाली बात है इतिहास में। अपने बेटे बिंदुसार के लिए सिंहासन छोड़ दिया और फिर वो जैन मुनियों के साथ दक्षिण चले गए, श्रवण बेलगोला, जो आज कर्नाटक में है। जी। और वहीं पर उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार, सल्लेखना कहते हैं उसे, उपवास करके प्राण त्याग दिए, करीब 297 ईसा पूर्व में। अगर हम इसको थोड़ा और पीछे जाके देखें तो मौर्यों का उदय कोई अचानक से नहीं हुआ था। मगध तो पहले से ही शक्तिशाली था। हाँ, ये बात सही है। हर्यंक वंश था, बिंबिसार का नाम सुना होगा, फिर शिशुनाग वंश आया और फिर नंद वंश। तो इन सब ने कहीं ना कहीं एक स्टेज तैयार कर दिया था मौर्यों के लिए। नंदों के पास एक बड़ी सेना तो थी ही, एक प्रशासनिक ढांचा भी था। तो फिर कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य का महत्व क्या माना जाए? क्या ये कि उन्होंने पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को एक शासन के तहत लाया? हाँ, ये तो सबसे बड़ा योगदान है ही। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जो प्रशासनिक मॉडल दिया, उनकी सेना जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती थी, और यूनानी दुनिया के साथ जो राजनयिक संबंध बने, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, उनकी अपनी व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा, जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाना, ये भी उनकी कहानी का अहम पहलू है। और जाहिर है उनकी विरासत को उनके पोते अशोक महान ने और आगे बढ़ाया, मौर्य साम्राज्य को प्राचीन भारत के इतिहास के शिखर पर पहुंचा दिया। तो हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य बनाया, बल्कि उसे बहुत कुशलता से चलाया भी।
और फिर अंत में एक आध्यात्मिक राह चुन गई। हाँ, और ये एक सवाल खड़ा करता है ना कि किसी भी शासक की जो अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उसकी राजनीतिक या सैन्य रणनीति होती है, और उसके जो निजी आध्यात्मिक विश्वास होते हैं, इन सबके बीच का संतुलन आखिर उसके कामों को और इतिहास पर उसकी छाप को कैसे प्रभावित करता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।